Good morning. Today is 31st of May 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक की राजनीति डिस्कस की गई है, नहीं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। बीच में ये बड़ा आर्टिकल फेडरलिज्म के बारे में है, इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद इंडिया की पॉलिसी किस प्रकार से रही और उस पॉलिसी से इंडिया को कैसे फायदा हुआ, इस आर्टिकल पे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरे पेज पे ये आर्टिकल एच.डी. देवगौड़ा के बारे में है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पे कैटलोनिया के बारे में है। ग्लोबल पॉलिटिक्स से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। यहाँ पे ये आर्टिकल कश्मीर में सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में है, इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। सेम पॉइंट्स को रिपीट किया जा रहा है, हमने 2-3 आर्टिकल इस इशू से संबंधित डिस्कस कर लिए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल से संबंधित जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। वीवीपैट मशीन को ईवीएम के साथ कनेक्ट किया जाता है और जब भी देखो आप किसी कैंडिडेट को वोट देते हो, मान लीजिए आपने फर्स्ट नंबर के कैंडिडेट को वोट दिया और उस कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह है अम्ब्रेला यानी छाता, तो वीवीपैट मशीन में छाता के चुनाव चिन्ह की एक पेपर स्लिप जनरेट होगी। यहां पे शीशे में आपको वो पेपर स्लिप कुछ सेकंड्स के लिए दिखेगी। तो इसके देखो 2 फायदे होंगे। एक तो वोटर के मन में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपने छाता वाले कैंडिडेट को वोट दिया, उस कैंडिडेट को वोट दिया जिसका चुनाव चिन्ह छाता है, और वो आपको शीशे में दिख भी गया कुछ सेकंड्स के लिए, आपको भरोसा हो गया कि जिस कैंडिडेट को मैं वोट देना चाहता था उस कैंडिडेट को मेरा वोट गया है। दूसरा, देखो जब मान लीजिए 500 वोट इस ईवीएम में कास्ट हो गए हैं, तो जब गिनती की बारी आएगी तो 2 तरीकों से गिनती हो सकेगी। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है ही, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिकली आपको ईवीएम की सहायता से पता लग जाता है कि इस ईवीएम में कौन से कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। मान लीजिए वो कैंडिडेट जिसका चुनाव चिन्ह छाता था उसको 50 वोट मिले हैं और वो कैंडिडेट जिसका चुनाव चिन्ह था हट यानी झोपड़ी, उसको 40 वोट मिले हैं। सब कुछ आ जाएगा ईवीएम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो जैसे ही कोई छाता को वोट देगा एक स्लिप जनरेट होगी छाते के लिए, अगर कोई झोपड़ी को वोट देगा एक स्लिप जनरेट होगी झोपड़ी के लिए। लास्ट में इन सभी स्लिप्स की गिनती की जाएगी। तो अगर सभी स्लिप्स की गिनती की जाएगी तो रिजल्ट बराबर आएगा उस गिनती से जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त हुआ है। यानी एक प्रकार से वेरिफिकेशन हो सकेगी कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है। अब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। पिछले 2-3 सालों में खास करके अपोजिशन पार्टीज आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम में काफी गड़बड़ियां हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखो अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक प्रकार से फिजिबल नहीं है। लेकिन वीवीपैट मशीन अगर हर एक ईवीएम से अटैच की जाए तो आपको संतुष्टि आ जाएगी। उसके बाद हम रैंडम रूप से कई सारे वीवीपैट्स की जांच करेंगे और वीवीपैट्स में से हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम मैच करेंगे ईवीएम से जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है, इससे आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। तो देखो गोवा के जब इलेक्शन हुए थे, यानी पिछले साल आपको याद होगा गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनावों के बाद अब इलेक्शन कमीशन हर चुनाव में हर एक बूथ पे वीवीपैट मशीन को अटैच कर रही है हर एक ईवीएम के साथ। इससे देखो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है ये जरूरी है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन प्रोसेस में विश्वास होना बहुत जरूरी है। इस वजह से हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन को अटैच करो। लेकिन आज आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन को अटैच करना जरूरी नहीं है। आप कुछ ही बूथ पे कुछ ही ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन को अटैच करो और रैंडम रूप से रिजल्ट को वेरीफाई भी करो। पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ रैंडम रूप से वीवीपैट मशीन को अटैच किया गया है ईवीएम से और रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन भी की गई है वीवीपैट मशीन की सहायता से, ये सफिशिएंट है। और एक अब जो दूसरा इश्यू वीवीपैट मशीन के साथ देखने को मिल रहा है वो है टेक्निकल ग्लिचेस, मतलब खराबी। देखो कर्नाटक में जब विधानसभा पोल्स कंडक्ट हुए थे वहां पर टोटल 4.2% वीवीपैट मशीन्स में खराबी देखने को मिली थी। मान लीजिए 100 वीवीपैट मशीन्स तैनात की गई थी कर्नाटक विधानसभा इलेक्शंस में, तो 100 में से 4.2 मशीन्स में वहां पे खराबी देखने को मिली थी। और अब जो कैराना में
बाय पोल्स कंडक्ट हुए यूपी में और इवन महाराष्ट्र में भी जो बाय पोल्स कंडक्ट हुए, वहां पे 11.6% वीवीपैट मशीन्स में खराबी देखने को मिली। यानी 100 अगर वीवीपैट मशीन्स को यूज किया गया, 100 में से 12 वीवीपैट मशीन्स तो खराब मिली। इलेक्शन कमीशन ने रीजन ये बताया है कि देखो जो ये वीवीपैट मशीन्स हैं वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम नहीं कर सकती। अगर ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ये फेस करती हैं ये मशीन्स, तो इस वजह से उन मशीन्स में खराबी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और रीजन इलेक्शन कमीशन ने ये बताया, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, उनको पूरी नॉलेज नहीं थी वीवीपैट मशीन के बारे में। उनको ईवीएम के बारे में जानकारी तो थी, क्योंकि पिछले काफी समय से ईवीएम की सहायता से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। एक सिंगल प्रोग्रामेबल चिप होती है ईवीएम में, तो कोई खास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। लेकिन वीवीपैट मशीन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इलेक्शन पर्सनल को थोड़ी दिक्कत आ रही है इसकी प्रोसेस को समझने में। इस वजह से टेक्निकल ग्लिचेस ज्यादा आई रिसेंट बाय पोल्स में। तो अंत में देखो एक बात फिर से दोहराई जाती है कि हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट अटैच करना सही नहीं है। इससे बहुत सारे पेपर की वेस्टेज भी होती है और इस प्रकार की टेक्निकल ग्लिचेस आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अच्छा इलेक्शन कमीशन के लिए यही होगा कि कुछ ही ईवीएम के साथ ये वीवीपैट मशीन्स अटैच की जाएं और काउंटिंग के दौरान वेरिफिकेशन भी की जाए कि जो काउंटिंग वीवीपैट मशीन से है क्या वही काउंटिंग ईवीएम से भी है। ये सबसे बेहतर तरीका होगा इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो मांग कर रही हैं बैलेट पेपर से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं, वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है आज के समय में। ये तो काफ़ी सारी स्टडीज बताती हैं कि जब से ईवीएम का यूज होना स्टार्ट हुआ है, वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो गया है और इलेक्शंस कंडक्ट करवाना काफ़ी आसान हो गया है। जब बैलेट पेपर से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते थे उस समय काफ़ी धांधलेबाजी, बूथ कैप्चरिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी और उस समय पेपर की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये पूरा आर्टिकल था वीवीपैट मशीन के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फेडरलिज्म के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। देखो यूएसए दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना लोकतंत्र है यूएसए दुनिया का, और इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों देशों में कुछ ऐसा हुआ है, दोनों देशों के फेडरलिज्म मॉडल में कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाले कई सालों में दोनों देशों के फेडरलिज्म मॉडल को प्रभावित करेगा। पहले हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में 2020 में सेंसस कंडक्ट होगा। ट्रंप ने घोषणा की कि 2020 में यूएसए में जब सेंसस कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें सिटीजनशिप के बारे में पूछा जाएगा। वैसे पिछले कुछ सालों में जब भी यूएसए के द्वारा सेंसस कंडक्ट किया जाता है तो सिटीजनशिप के बारे में नहीं पूछा जाता। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है यानी यूएसए में रह रहा है लीगल तौर पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन काउंट कर ली जाती है सेंसस में। लेकिन अब कुछ सेक्शंस का ये आरोप है ट्रंप पे कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, सिटीजनशिप इसलिए पूछेंगे कि जो यूएसए का सिटीजन नहीं है उसको काफी सारी सर्विसेज से वंचित रख दिया जाएगा। ये देखो एक पहलू है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। इसी सेंसस के आधार पर यूएसए में विभिन्न स्टेट्स के बीच रेवेन्यू को डिवाइड किया जाएगा वेरियस लेवल पे। तो अब देखो वो स्टेट्स जहां पे इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, मान लेते हैं यूएसए के ये ऊपर के स्टेट्स हैं, सिर्फ मान लेते हैं हम यूएसए के जो ऊपर के स्टेट्स हैं यहां पे बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स रहते हैं। अब देखो यूएसए अपने 2020 के सेंसस में सिटीजनशिप पूछेगा, तो जो सिटीजन्स नहीं है यूएसए के उनको काउंट नहीं किया जाएगा सेंसस में। तो ऊपर के जो स्टेट्स हैं यहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो माइग्रेंट्स को भी काउंट किया जा रहा था सेंसस में, अब सेंसस में माइग्रेंट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऊपर वाले स्टेट्स में माइग्रेशन ज्यादा है, इसलिए लेटेस्ट जो सेंसस कंडक्ट होगा इन स्टेट्स की पॉपुलेशन रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया इसी सेंसस के आधार पर रेवेन्यू को डिवाइड किया जाएगा। तो ये स्टेट्स तो बोलेंगे ना कि देखो आपने सेंसस इस प्रकार से कंडक्ट किया है कि हमारी पॉपुलेशन कम हो गई है, अब उसी सेंसस के आधार पर आप हमें कम पैसे दे रहे हो, कम रेवेन्यू दे रहे हो। समझ गए? अब तीसरे पहलू की बात करते हैं। देखो यूएसए में हर एक सेंसस के बाद पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स का रीएलोकेशन होता है। अगर किसी सेंसस के बाद यह पता लगता है कि यूएसए में किसी स्टेट की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, तो रिलेटिवली उस स्टेट को उतनी ही ज्यादा सीट्स दे दी जाती हैं जितनी उस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी है। और यूएसए में जिस स्टेट की पॉपुलेशन घटी है
उस स्टेट से उतनी ही सीट्स कम कर दी जाती हैं। इस प्रकार से सीट्स का रीएलोकेशन होता है यूएसए में हर एक सेंसस के बाद। अब देखो, हमने एग्जाम्पल माना था, मान लीजिए 2020 के इस सेंसस के बाद यूएसए के नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहां पे पॉपुलेशन कम हो जाती है क्योंकि माइग्रेंट्स को काउंट नहीं किया जाएगा सेंसस में। अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो सेंसस के बाद जब सीट्स का रीएलोकेशन होगा तो सीट्स भी कम मिलेगी नॉर्थ के इन स्टेट्स को। तो ये स्टेट्स तो बोलेंगे ना कि भाई आपने सेंसस ही इस प्रकार से कंडक्ट किया है, माइग्रेंट्स को तो आपने निकाल दिया और हमारे स्टेट्स में तो माइग्रेंट्स ज्यादा हैं, इस वजह से हमारे यहां पर सीट्स भी कम हो गई हैं। तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। इस प्रकार का आरोप यूएसए के नॉर्थ साइड के स्टेट्स लगा सकते हैं। अब चौथे एस्पेक्ट की बात करते हैं। देखो, ट्रंप यूएसए के फेडरलिज्म का कोड इस प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं कि यूएसए में वो स्टेट्स जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का आमतौर पे कब्जा रहता है उनको कम रेवेन्यू हासिल होगा, जबकि वो स्टेट्स ज्यादा टैक्स देते हैं यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये सब चीजें यूएसए के फेडरलिज्म के लिए सही नहीं है और यूएसए के कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा इन सब चीजों का विरोध हो रहा है। और देखो, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था तब एक नारा काफी फेमस हुआ था, आपने भी सुना होगा इस स्लोगन के बारे में, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे यूएसए पे। यूएसए तो नहीं बना था, अमेरिका था उस समय। ब्रिटिशर्स टैक्स यानी रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते थे अमेरिकन कॉलोनी से, लेकिन सरकार में उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी। अब देखो, राइटर ये कहते हैं आज के समय में बहुत सारे माइग्रेंट्स यूएसए में रहते हैं, लीगल तौर पे रहते हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन प्राप्त नहीं है सरकार में। यानी अभी फिलहाल यूएसए के जो लोग हैं, यूएसए के जो संविधान आप कह सकते हो, वो अमेरिकन वैल्यूज के अगेंस्ट चला गया है। अमेरिका की यानी यूएसए की नींव ही इस स्लोगन पे रखी गई थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब जो लोग बाहर से आए हैं, यूएसए में रह रहे हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। तो ये अमेरिकन वैल्यूज के अगेंस्ट है। वैसे यूएसए से ही संबंधित एक पॉइंट और भी बोला जाता है। देखो, किसी भी देश में जब रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बारी आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं तो 1 लाख लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं और कहीं सिर्फ 100 लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। आप हमारे देश का एग्जांपल ले सकते हो, लोकसभा का एग्जांपल आप ले सकते हो। देखो, इंडिया में भी काफी मिसमैच है, लेकिन संविधान में ऐसा बोला गया था कि सीट्स का एलोकेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरे देश में एक प्रपोर्शन रहे, कि जैसे हरियाणा में भी 10 लाख लोग मिलके एक लोकसभा सांसद को चुन रहे हैं, यूपी में भी 10 लाख लोग मिलकर एक सांसद को चुन रहे हैं। इस प्रकार से पूरे देश में एक प्रपोर्शन होना चाहिए। हालांकि वो अभी है नहीं, अभी हम वो इशू डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूएसए की। यूएस में देखो काफी मिसमैच हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूएसए में 100 गांव वाले, वो लोग जो गांव में रहते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, तो शहरों में 500 लोग मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि यूएसए में अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है और गांव से लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज में। सिटीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई हैं और गांव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, लेकिन सीट्स का रीएलोकेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो ये हमने 5 एस्पेक्ट्स डिस्कस किए यूएसए से संबंधित। देखो, यूएसए से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूपीएससी, लेकिन फेडरलिज्म से संबंधित ये 5 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे। आपने काफी एनालिसिस पावर हासिल की होगी इन 5 पॉइंट्स के डिस्कशन से। अब हम इंडिया के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इंडिया में भी देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान में बोला गया था विभिन्न स्टेट्स के बीच लोकसभा की सीट्स या फिर राज्यसभा की सीट्स का जो एलोकेशन होगा वो पॉपुलेशन की रेशो के आधार पर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए हरियाणा की पॉपुलेशन है 10 लाख, तो 10 सीट्स हरियाणा को। अगर पंजाब की पॉपुलेशन है 20 लाख, तो 20 सीट्स पंजाब को। अगर यूपी की पॉपुलेशन है 30 लाख, 30 सीट्स यूपी को। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन मान लीजिए 40 लाख, 40 सीट्स महाराष्ट्र को। ये सिर्फ एग्जांपल है, टेक्निकली गलत एग्जांपल है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन महाराष्ट्र से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए है। यहां पे इस पूरे एग्जांपल में आपने देखा होगा कि 1 लाख के पीछे एक लोकसभा की सीट एलोकेट की जा रही है एक स्टेट में। हरियाणा में 10 लाख पॉपुलेशन इसलिए 10 सीट्स, पंजाब में 20 लाख इसलिए 20 सीट्स, यूपी में 30 लाख इसलिए 30 सीट्स। तो प्रोपोर्शन है, यानी बैलेंस है, रेशो एकदम सही है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो 1971 के समय हमारे उस समय जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको एक बात रियलाइज हो गई, अगर देखो इसी प्रकार से हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन अगर गठित किया गया तो वो स्टेट्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे साउथ इंडियन स्टेट्स, उनको तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि
जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, इन स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफी स्टेबल हो रही है। तो यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स को तो ज्यादा सीट्स मिलेगी लोकसभा में और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनको कम सीट्स मिलेगी लोकसभा में। इसलिए 1971 के बाद हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया कि देखो 1971 के सेंसस के आधार पर जिस स्टेट को जितनी सीट्स मिली हुई हैं उसको फ्रीज कर दो आप, यानी विभिन्न स्टेट्स को जितनी सीट्स मिली हुई है उस संख्या में अब बदलाव नहीं हो सकता 25 सालों तक। ऐसा अमेंडमेंट किया गया था। हाँ, अगर डीलिमिटेशन कमीशन गठित किया जाता है तो एक स्टेट में जितनी सीट्स हैं, मान लीजिए ये हरियाणा है, हरियाणा को 10 सीट मिली हुई हैं, ये हिसार की सीट है, ये सिरसा की सीट है, ये रोहतक की सीट है, ये सोनीपत की सीट है। इन सीट्स को आपस में चेंज किया जा सकता है। हिसार से कुछ एरिया लेके रोहतक में ऐड कर दिया जाए या फिर सिरसा से कुछ एरिया लेके हिसार में ऐड कर दिया जाए, यानी एक स्टेट के अंदर जितनी सीट्स हैं उनको उल्टा पिल्टा किया जा सकता है, लेकिन एक स्टेट की सीट्स को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। इस चीज को फ्रीज कर दिया गया था 1971 के बाद। संविधान में एक अमेंडमेंट की गई थी और ऐसा किया गया था 25 सालों के लिए। बाद में देखो इस चीज को 25 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी अब यह चीज इंप्लीमेंटेड है 2026 तक। लेकिन अगर देखो एक और बार संविधान को अमेंड नहीं किया जाता है तो होगा क्या, 2026 के बाद जो सेंसस कंडक्ट होगा 2031 का, उस सेंसस के आधार पर विभिन्न स्टेट्स को लोकसभा में सीट्स एलोकेट की जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से क्या हो सकता है कि यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब इन राज्यों की तो पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इन राज्यों को लोकसभा में बहुत ज्यादा सीट्स मिलेंगी अगर 2031 के सेंसस को कंसीडर किया जाता है। और जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनको अभी जितनी सीट्स मिली हुई हैं बल्कि वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स लोकसभा में सिर्फ 552 हो सकती हैं। तो यहां पे कुछ डेटा भी दिया हुआ है, जैसे अगर देखो 2031 के सेंसस को कंडक्ट के आधार पर विभिन्न स्टेट्स के बीच सीट्स का एलोकेशन होता है तो केरला को अभी जो 20 सीट्स मिली हुई हैं उनकी सीट्स संख्या में कमी आ जाएगी और तमिलनाडु को जो अभी 39 सीट्स मिली हुई हैं उनकी सीट्स भी 11 कम हो जाएगी। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में लोकसभा की सीट्स इंक्रीज हो जाएगी। यूपी में अगर अभी 80 सीट्स हैं तो 120 हो जाएंगी। ये गलत है, ये फेडरलिज्म के मॉडल के अगेंस्ट है। इसके अलावा देखो एक और इशू जो पिछले दिनों में काफी सुर्खियों में था, 15th फाइनेंस कमीशन का जब गठन किया गया तो उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह बोला गया कि विभिन्न स्टेट्स के बीच रेवेन्यू को डिवाइड करते वक्त आप 2011 के सेंसस को कंसीडर कीजिए। इस चीज का भी विरोध किया गया साउथ इंडिया के स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि उनका यह कहना था कि हमने काफी एफर्ट्स लगाए हैं पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, इसलिए हमें कम रेवेन्यू हासिल होगा अगर 2011 के सेंसस को कंसीडर किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। 2 पॉइंट्स और भी बोले जाते हैं राइटर के द्वारा कि अभी देखो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे देश में सभी कम्युनिटीज को। जैसे लोकसभा में मुस्लिम मेंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4% है, जबकि देश में मुस्लिम्स की संख्या है 14% यानी 14%। इसके अलावा सरकार जो है वो हिंदी को प्रमोट कर रही है, हिंदी भाषी स्टेट्स को प्रमोट कर रही है। ये चीज भी फेडरलिज्म के मॉडल के अगेंस्ट है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। काफी अच्छी बात बोली जाती है कंक्लूजन में। देखो जब एक नेशनल आइडेंटिटी बनेगी तो जो अमीर रीजन्स हैं उनको अपनी वेल्थ को गरीब रीजन्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, तभी तो एक देश बनता है। और सिर्फ इसी एस्पेक्ट में नहीं होता, ऐसे तो जो अमीर लोग हैं वो भी कह सकते हैं कि हम हमारी वेल्थ क्यों शेयर करें गरीब लोग के साथ। अगर देखो इन बातों पे फोकस किया जाएगा तो एक देश बनेगा ही नहीं। इसलिए आज जो कुछ छोटी छोटी बातों पे विरोध हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी जो स्टेट्स हैं उनकी बातों को कंसीडर किया जाए, उनको उनकी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, ताकि उन स्टेट्स में, उन रीजन्स में एलियनेशन की भावना ना आए, उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी फीलिंग्स नहीं पनपनी चाहिए। आज का समय ऐसा समय है कि विभिन्न स्टेट्स के बीच कंपटीशन देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी गई ताकि विभिन्न स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। इवन आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए, अभी अमेजन कंपनी ने एक कंपटीशन रखा विभिन्न स्टेट्स के बीच, जो स्टेट जीतेगा उसी स्टेट में अमेजन अपने सेकंड हेडक्वार्टर को इस्टेब्लिश करेगा। तो इस प्रकार का फेडरलिज्म का मॉडल आजकल चल रहा है विभिन्न कंट्रीज में, लेकिन इस प्रकार के मॉडल में विभिन्न स्टेट्स को साथ
लेके चलने की आवश्यकता है। अदरवाइज सिसेशनिस्ट जो टेंडेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो सकती हैं। कुछ स्टेट्स मांग कर सकते हैं कि हमें अलग होना है इस देश से, जो उस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में है। देखो 20 साल पूरे हो गए जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने के लिए न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ एनिवर्सरीज तो ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कुछ एनिवर्सरीज ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, और ये एनिवर्सरी ऐसी ही थी, इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया गया। हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा परसों, कि राइटर कह रहे थे कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया उससे इंडिया को एक नुकसान भी हुआ कि इंडिया के बाद पाकिस्तान ने भी 28 मई को न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो पाकिस्तान ने भी अपनी एक अलग से डेटरेंस क्रिएट कर ली है। 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इंडिया हमला करना चाहता था पाकिस्तान पे, सबक सिखाना चाहता था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सका। इवन 2008 में भी जब हमारी मुंबई में अटैक हुआ था, उस समय भी भारत पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से इंडिया ऐसा नहीं कर सका था। लेकिन आज राइटर कुछ अलग एस्पेक्ट्स रखते हैं। राइटर कहते हैं कि देखो इंडिया ने जिस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी अपनाई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद, वो फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी। इसी फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया आज न्यूक्लियर रेजिम के मेन स्ट्रीम में शामिल है। यानी जिस प्रकार से आज पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को ट्रीट किया जाता है, इन दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया को इन देशों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। इंडिया को इवन मेंबरशिप दे दी गई है MTCR की, वासेनार अरेंजमेंट की और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की। सिर्फ NSG की मेंबरशिप अभी इंडिया को मिलना बाकी है। जबकि देखो ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है, साफ तौर पे बोला गया है कि जिस देश ने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की गई है, जो कि आई थी 1968 में, उस देश को इन ग्रुप्स की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। हालांकि इंडिया ने NPT ट्रीटी साइन नहीं की है, फिर भी अभी तक 3 ग्रुप्स की मेंबरशिप इंडिया को मिल गई है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा देखो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद से इंडिया ने मोरेटोरियम करके रखा है। यानी उन न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद और कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट इंडिया ने नहीं करा है। और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के 5 साल के अंदर अंदर इंडिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपनाया और कहा कि इंडिया किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे अटैक नहीं करेगा, और पहले इंडिया किसी देश पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा। तो ये जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था वो भी बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ था। यानी इंडिया पूरी दुनिया की अटेंशन इस तरफ ले गया कि इंडिया को कोई शौक नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स रखने का, मजबूरीवश अपनी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए हैं। इस वजह से इंडिया की जो इमेज थी वो काफी अच्छी हो गई। सभी देशों को लगने लगा कि इंडिया एक काफी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल पावर है। और इवन देखो USA ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल किया था 1949 में, जबकि USA का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू आया 1994 में, यानी इतने सालों बाद इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद से अभी तक इंडिया ने एक भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जबकि USA में समय समय पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। इवन पाकिस्तान ने भी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हासिल कर लिया। तो ये सब चीजें हैं। राइटर के हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी थी। आज इंडिया की काफी रिस्पेक्ट है, और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है उनमें भी अपना स्थान पक्का कर पाया। अब इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल मिलने में कोई परेशानी नहीं है। इंडिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी, वो वाली हथियारों वाले नहीं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इंडिया किसी दूसरे देश को दे सकता है। तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल स्पेन के कैटलोनिया के बारे में है। GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। आप पहले मैप में नजर डाल लीजिए। स्पेन का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहां पे एक स्टेट है कैटलोनिया। पिछले काफी लंबे समय से यहां पर मांग चल रही है कि कैटलोनिया को स्पेन से अलग करके एक अलग से देश बनाया जाए, और एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ हद तक ये मांग जायज भी है, पॉलिटिकल लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से और कल्चरल लिहाज से भी। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि कल्चरली हम स्पेन के लोगों से अलग हैं, और हम पर काफी अत्याचार किए गए हैं पास्ट में स्पेन के लोगों के द्वारा, स्पेन के रूलर्स के द्वारा। और इकोनॉमिकली ये मांग इसलिए जायज है क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है हमारा जो रीजन है वो ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। यहाँ से स्पेन की सरकार
रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करती हैं लेकिन हमारे पर कम खर्च करती हैं। जो यूएसए और इंडिया से संबंधित हमने फेडरलिज्म का मॉडल अभी डिस्कस किया, उसी से संबंधित ये पॉइंट है। और पॉलिटिकल लिहाज से ये मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि देखो पिछले 2-3 सालों में 3 इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। 2015 में रीजनल इलेक्शंस कंडक्ट हुए कैटलोनिया में, 2017 में एक रेफरेंडम कंडक्ट किया गया और अब रीजनल इलेक्शंस फिर से कंडक्ट किए गए। तीनों इलेक्शंस में लोगों ने कहा कि कैटलोनिया को स्पेन से अलग करके एक अलग से देश बनाया जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि तीनों लिहाज से ये मांग जायज है। अभी कंटेक्स्ट ये है कि एक पर्सन है, आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको कैटलोनिया के प्रेसिडेंट के तौर पे चुन लिया गया है और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं सिर्फ कैटलोनिया के लोगों की बात सुनूंगा, मैं स्पेन के संविधान को नहीं मानूंगा, स्पेन के झंडे को नहीं मानूंगा, स्पेन की जो सरकार है उसकी नहीं सुनूंगा। ऐसा बोला गया कैटलोनिया के नए प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं उनके द्वारा। अब देखो स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज़ हुई है, यानी कैटलोनिया का जो नया प्रेसिडेंट चुना गया है वो स्पेन के संविधान के अगेंस्ट है और स्पेन हर एक वो कोशिश करेगा जो स्पेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यानी अब टकराव देखने को मिल सकता है यहां पर स्पेन में। अब देखो ये इशू ना बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए ये इशू इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि जो स्पेन में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वो किसी और देश में भी देखने को मिल सकता है। और जो कैटलोनिया की मांग है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की है, यानी अभी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया है कैटलोनिया के नए प्रेसिडेंट को। अगर देखो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं सुनी जाएगी किसी मॉडर्न डेमोक्रेसी में, तो फिर किसकी सुनी जाएगी? अब कैटलोनिया ने यह कहा है, वर्ल्ड के दूसरे कंट्री से गुहार लगाई है कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम स्पेन से अलग हो सकें और एक अलग से देश का निर्माण कर सकें। लेकिन देखो कोई भी देश कैटलोनिया की मदद नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी देश अगर कैटलोनिया की मदद करेगा तो कल को उसके देश में भी कोई सरकार उस देश से अलग होने की मांग कर सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यूएसए मदद करता है कैटलोनिया की, कल को यूएसए का कोई स्टेट, टेक्सास मान लीजिए, टेक्सास भी कह सकता है कि मुझे अलग होना है यूएसए से। आपने मदद की थी कैटलोनिया की क्योंकि वहां की सरकार ने मांग की थी। टेक्सास की सरकार भी यूएसए से कह सकती है कि हम यूएसए से अलग होना चाहते हैं। तो कोई भी देश इस प्रकार से कैटलोनिया की मदद नहीं करेगा, क्योंकि जो आज स्पेन के साथ हो रहा है कल को वो किसी और देश के साथ भी हो सकता है। तो किस प्रकार से चीजें आगे बढ़नी चाहिए? एक तरफ तो देखो लोगों की मांग है और वो जायज है कि उनको अगर स्पेन से अलग होना है तो क्यों ना उनको अलग होने दिया जाए। लेकिन अगर उनकी मांग को माना जाता है तो कल को तो देखो जो देश हैं वो और भी टुकड़ों में बंटते जाएंगे। जैसे स्पेन का कोई और हिस्सा कल को कहेगा कि हमें भी अलग होना है, यूके का कोई हिस्सा कहेगा हमें भी अलग होना है, फ्रांस का कोई हिस्सा कहेगा हमें भी अलग होना है। तो आज जो 206 कंट्रीज के आसपास हैं, 1000 कंट्रीज बन जाएंगे इस प्रकार से, तो वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज को डिसाइड करना होगा किस प्रकार से इन इश्यूज को टैकल किया जाए। ये पूरा आर्टिकल था। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वीवीपैट के बारे में जो आर्टिकल था। उसके बाद यूएसए और इंडिया के फेडरलिज्म मॉडल्स को हमने डिस्कस किया डिटेल से। तीसरे नंबर पे इंडिया ने जो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए उस आर्टिकल को भी हमने डिस्कस किया, किस प्रकार से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने के बाद। चौथे नंबर पे हमने कैटलोनिया के इशू को डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।